सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको क्षितिज गद्य खंड में पाठ 2 लिहासा की ओर पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ये पाठ लिखा है प्रसिद्ध लेखक राहुल संकृत्यायन जी ने। यह उनका यात्रा वृत्तांत है। ये जो संकलित अंश है, जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा नेपाल से होती हुई की सन 1929-30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों? उस समय भारतीयों को नेपाल से होकर के तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की। जैसे साधु सन्यासियों को कहीं आने जाने के लिए कोई मना नहीं करता, तो एक साधु के वेश में उन्होंने की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लिहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तिब्बत की राजधानी क्या है बच्चों? लिहासा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुर्गम का मतलब होता है कि जहाँ से जाना बड़ा मुश्किल हो, उस रास्ते से उन्होंने की थी। इस यात्रा वृत्तांत में से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ का तिब्बत का समाज कैसा था, कैसी वहाँ की परंपराएं थी, वहाँ के लोग अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, रास्ते में लोगों को कौन कौन सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये सब आपको इस पाठ के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे पुस्तक को। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब कि जहाँ पर पहले चीनी फौज पलटन रहा करती थी, अब उसको छोड़ दिया है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चूड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। इतना आतिथ्य सत्कार वहाँ के लोग करते हैं। जो मिट्टी का जो टोंटीदार बर्तन है उसको बच्चों कहते हैं खोटी। क्या कहते हैं? खोटी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों अभी इस पाठ में इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में आज इतनी ही पढ़ाएंगे। थोड़ा इसका भावार्थ भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर उस समय सीधे भारत से हम तिब्बत नहीं जा सकते थे, तो नेपाल से होकर के वहाँ जाना पड़ता था। रास्ता बहुत दुर्गम था और केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं कि तिब्बत से किसी को आना जाना है या कोई सामान लाना है तो सीधे सीधे हिंदुस्तान आ जाता हो, लेकिन नेपाल के रास्ते से ही आना जाना था। और वहाँ से जो फौजी साजो सामान आता जाता था, तो वहाँ पर नेपाल से होकर के जब हम तिब्बत पहुँचते हैं तो जगह जगह पर फौजी चौकियाँ बनी हुई हैं, जिनमें चीनी पलटन अर्थात चीनी फौज रहती है। अब तो उन्होंने छोड़ दिया है वो किला, तो वहाँ पर कुछ किसान लोगों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ जैसा कि बताते हैं कि वहाँ के लोग कि जो आने वाले अतिथि हैं या पर्यटक हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अगर आपको चाय पीने की ज़रूरत है तो आप अपना सामान दे दीजिए, तो वो आपके लिए अच्छी सी चाय बना दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये चाय हमारे लिए ठीक से नहीं बनाएंगे,
तो निश्चित रूप से आप उनके किचन तक जा कर के, रसोई घर तक जा कर के अपनी खुद चाय बना सकते हैं और उनकी बैठक में बैठ कर के पी लेते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि तिब्बत के लोग कितना विश्वास करते हैं। अब अगर कोई उन्हें धोखा दे तो निश्चित रूप से अविश्वास पैदा हो जाएगा। इसलिए अगर हमें किसी के विश्वास को बनाए रखना है तो निश्चित रूप से हम कहीं भी जाएं तो उनके विश्वास को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे बताते हैं कि बच्चों की जाति पाति वर्ग भेद से समाज बंटता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई ऐसी जाति प्रथा और नहीं है। साथ ही साथ बता रहे हैं कि वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में भारत में देखा गया है कि जो बहुएं हैं तो पर्दा करती हैं, तो वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और इस पैराग्राफ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।